नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई को लेकर आज के इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करने वाले हैं वह इकाई है द्वितीय, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर। हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के विषय में जो चर्चा करने वाले हैं वह प्रकरण है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक की विशेषता को लेकर। हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमने कल के अर्थात इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने चर्चा की थी कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी अच्छी पाठ्य पुस्तक से मतलब भी कल मैंने बताया था कि ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सहज समझ में आ जाए, एक सरल रूप में समझ में आ जाए और बालक स्वाध्याय के द्वारा उस पाठ्य पुस्तक को रुचिपूर्वक पढ़े और स्वाध्याय के द्वारा बालक उसमें दिए हुई पाठ्य सामग्री विषय सामग्री का मतलब हृदयंगम कर सके, उसका अधिगम कर सके। तो ऐसी जो सामग्री है वो कहलाएगी, वो सामग्रियाँ कहलाएंगी एक विश्वसनीय या प्रमाणिक सामग्री कहलाएगी और उससे बालक सीख पाएगा। और जब बालक रुचि लेगा तो निश्चित रूप से उस पाठ्य सामग्री में दी हुई बातों को वो सीख सकता है। तो कल हमने पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया था। पाठ्य पुस्तक के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है उसका, वह होता है अध्ययन पक्ष, और द्वितीय जो पक्ष था वह था बाह्य रूप पक्ष के बारे में। तो जो उसके अध्ययन पक्ष के बारे में है, तो अध्ययन पक्ष के अंतर्गत हम किन किन बातों को लेकर उसमें चर्चा करते हैं, अध्ययन पक्ष में हम किन किन बातों को लेकर उसमें बातें हम कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो सबसे पहले अध्ययन पक्ष की बात करें तो भाषा शैली, विषय सामग्री, चित्र, शीर्षक, लेखक, प्रकाशक और भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्य पुस्तक बनाने के निर्माण के दौरान हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि भाषा शैली, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। उसमें दी हुई भाषा के आधार, भाषा यदि कठिन होगी, उसका जटिल भाषा होगी तो बालक उसे पढ़ नहीं पाएगा। तो भाषा शैली, फिर उसकी विषय सामग्री, विषय को लेकर ऐसे सामग्री जो दी हुई है वो विषय वस्तु किस प्रकार की, क्या वो विषय सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल है अथवा नहीं है। वो विषय संबंधी अवधारणाओं के उद्घाटन में तथ्यों को स्पष्ट करने वाली है अथवा नहीं है। तो ये बात। फिर उसमें चित्र, जो पाठ्य सामग्री, जो अवधारणा, जो कहानी, जो निबंध या किसी के बारे में समझाया जा रहा है, तो वह जो समझाया जा रहा है वह सभी तमाम सारी बातें क्या वह चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तो इनको लेकर भी वहां पर बात हम कर सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है शीर्षक। पाठ्य पुस्तक का जो शीर्षक है वह कितना मतलब आकर्षक और लोगों के मतलब उच्चारण में उनके मतलब एक कह सकते हैं कि एक विचार देने वाला, एक उसको आकर्षित करने वाला, रुचि पैदा करने वाला उसका शीर्षक है या नहीं है। उसके बाद में है प्रकाशक। उसका प्रकाशक कौन है, उसका प्रकाशक ने किन किन बिंदुओं को समाहित किया है और प्रकाशक ने उस पूरी पाठ्य पुस्तक में किन बिंदुओं को शामिल किया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहे।
उसने इस पाठ्य सामग्री को बनाने में मतलब किन किन प्रमाणित स्रोतों को काम में लिया है और उन स्रोतों को क्यों काम में लिया है, किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम में लिया है, क्या उसमें दी गई विषय वस्तु जो उसमें दिया गया जो पाठ्य सामग्री है क्या बालकों के उद्देश्य को प्राप्ति में वह सहायक है अथवा नहीं है। तो इनको लेकर एक उनका जो प्राक कथन दिया हुआ होता है प्रकाशक का। उसके बाद है भूमिका। अब किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, किसी अध्याय को शुरू करने से पहले उस पाठ से संबंधित हमेशा कुछ भूमिका मानी जाती है कि उस पाठ में या उस अध्याय में क्या बातें सम्मिलित की गई हैं, क्या बातें दी गई हैं उस पाठ में सम्मिलित। तो उसमें उसकी पाठ को ताकि बालक पढ़े। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद की जो कहानी है, जैसे मान लीजिए ईदगाह कहानी है और या दो बिलों की कथा है। तो ईदगाह कहानी में एक मतलब भारतीय मुस्लिम परिवार के संदर्भ में बात कही जाती है और कहा जाता है कि ईद जैसा त्यौहार आता है और एक निर्धन परिवार अपने निर्धन परिवार और जो आय के स्रोत ना हो और जो एक अनाथ कह सकते हैं कि बालक जिसके माता पिता नहीं हैं और केवल बूढ़ी दादी के भरोसे हैं, तो वो उस पैसे को जोड़कर कैसे मतलब ईद के लिए पैसे बचाती हैं और वो पैसे से बालक उस मेले में जाता है और कुछ खाने पीने बालक का जो मन है कुछ खाने पीने की चीज़ों को करता भी है, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों के कारण और घर की जो परिस्थितियों को देखते हुए वो बाजार से चिमटा लेकर आता है। तो उस बाल मनोविज्ञान को चित्रित किया गया है बहुत ही सुंदर और बहुत ही मानविक ढंग से बताने का प्रयास वहाँ पर किया गया है। और वो कहानी एक मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ एक बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार उजागर करती है, इस तरह से कहानीकार ने बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये दिया गया है कि बालक अपनी रुचि किस प्रकार से ले सकता है उसमें, तो हमें उस भूमिका पाठ्य पुस्तक में दी जाती है। उसके बाद है पाठ रुचि तथा व्यवहारिक कार्य। अब पाठ इस प्रकार से हो जो बालकों की रुचि के अनुकूल हो। जो पाठ दिए जाए बालकों की रुचि के प्रतिकूल होंगे तो बालक उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे और जब नहीं रुचि लेंगे तो उसमें दी गई सामग्री को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, अधिगम नहीं कर सकेंगे। तथा व्यवहारिक कार्य आदि आते हैं। अब व्यवहारिक कार्य में बालक के दैनिक जीवन एवं वातावरण से बालक को सिखाने का प्रयास किया जाए। उसमें उन चीज़ों को, उन बातों को, समस्त बातों को जो उसके आस पड़ोस या वातावरण में जो सम्मिलित हैं उनका समावेश हमें करना पड़ेगा। तो इन सबको मिलाकर उसका अध्ययन पक्ष को शामिल किया जाता है। तो अब इसमें अध्ययन पक्ष में और किन बातों को हम शामिल करते हैं, तो वो है हमारे सामने भाव। सबसे पहला है भाव। पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, स्पष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की सबसे पहले भाषा जो उसके जो भाव है, भाव प्रधानता कैसी है। भाव प्रधानता में ये होगा कि जो पाठ्य पुस्तक या जो विषय वस्तु दी गई है वो भावों को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है, भावों को किस प्रकार से उद्वेलित कर रही है। तो बालकों को अपने भावों को एक उद्दीप्त करने के लिए, भावों को संरक्षित बनाने के लिए उसमें भाषा शैली का उपयोग किस प्रकार से किया गया है। तो भाषा शैली की बात की जाए तो भाषा कैसी सरल हो जो बालकों के पठन और अध्ययन में ज़्यादा मतलब एक काम आए, और उसके बाद स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा की जो स्पष्टता इसलिए काम आएगी कि बालक उसे पढ़कर स्वाध्याय के द्वारा समझ सकता है। और उसके बाद स्तरानुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्तरानुकूल होना। यदि बालक प्राथमिक स्तर का है तो उसके लिए भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। बालक उच्च प्राथमिक स्तर का है तो उसकी भाषा किस प्रकार की हो। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भाषा की शैली का जो जटिलता का किस प्रकार से होना चाहिए, तो इस प्रकार होना चाहिए। और उसमें संप्रेषणशीलता की बात भी कही गई है। भाव में भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बालकों की संप्रेषणशीलता और तर्क शक्ति का विकास कर सके। बालक सुनकर, समझकर, तर्कों को समझते हुए अपना मंतव्य प्रकट कर सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारा मतलब भावों को दिखाया गया है। अब आता है शैली। शैली में विभिन्नता
कविता होनी चाहिए। मतलब भाषा के साथ में जो पाठ या काव्य दिया गया है उसमें शैली किस प्रकार की उन्होंने उपयोग में लाया गया है। कवि या लेखक के द्वारा शैली का विविधता होनी चाहिए कि उसमें अलग अलग पाठों के लिए अलग शैली का उपयोग किया गया है। छात्रों की रुचि भी बनी रहेगी। जब एक ही प्रकार की शैली को पढ़ेंगे तो उनकी रुचि नहीं रहेगी, लेकिन विभिन्न प्रकार की शैलियों को पढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि बालक हर बार शैली अलग पढ़ेगा तो उसे रुचि बनी रहेगी पुस्तक में। और लेखन, हिंदी साहित्य के लेखन की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उससे भी बालक परिचित होते रहेंगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर विवरणात्मक शैली, जैसे प्राथमिक स्तर पर जो शैली है तो किसी कविता, किसी मतलब कहानी के या किसी कथा के बारे में विवरण दिया हुआ होता है, विवरणात्मक शैली का उपयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। या यूँ हम कहें कि गायन शैली का उपयोग भी किया जाता है कविता के माध्यम से। और विवरण मतलब किसी कविता का विवरण दिया होता है, जैसे मान लो कि जैसे कोई कविता है चिड़िया के बारे में है, कोई सवेरे के बारे में है, जो त्यौहार के बारे में है, त्योहारों का देश हमारा, तो उसमें विवरण दिया हुआ है, उसका विवेचन किया हुआ है, जिससे बालकों की जीवन से जुड़ी हुई बातों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद है माध्यमिक स्तर पर भाव प्रदान शैली। तो माध्यमिक स्तर पर भावों को समझने के लिए, जैसे कोई राष्ट्र प्रेम के भाव है, कोई मानवता का भाव है, कोई करुणता का भाव है, कोई दयनीय स्थिति का भाव है, राष्ट्र में बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ रही है उसका भाव है, या हमारे जैसे श्रृंगारिक रस है या वीर रस है, या उन रसों को उदित करने वाली भाव है, या वत्सलता का भाव है किसी मतलब कवि के द्वारा, जैसे सूरदास में जो वात्सल्य रस का जो भाव है, तो इस प्रकार से वहाँ पर भाव प्रदान शैली का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।